नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल शुभम क्लासेस में, जिसमें आप सभी को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम के बारे में सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने बात किया था एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो इस सेशन में हम लोग आज देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो इस चैप्टर का एकमात्र पार्ट बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण विधि, और साथ ही साथ इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम लोग आज हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। ठीक है, तो ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसको एल्डिहाइड से प्राप्त कर सकते हैं, हम इसको जो है अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। तो ये समूह जब किसी यौगिक में प्रेजेंट हो, COOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। और जिस भी यौगिक में ये समूह उपस्थित होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक यौगिक है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं, इसको पढ़ने से पहले देख लें किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कार्बोनिल समूह का निर्माण आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो अब आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण होता है। ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी है। ऑक्सीजन की आपकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, 1 2 पूरा है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कंप्लीट है। इस भी ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, इसका मतलब जो जितने बॉन्ड बनाए हैं इसने परफेक्ट बॉन्ड बनाए हैं। अब यह आपका हो गया कार्बोक्सिल समूह। क्या हो गया, कार्बोक्सिल समूह। बात समझ में आई भैया। अब देखिए क्या होता है कि सर्वप्रथम सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि कार्बोक्सिल समूह में जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब ये, ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन कहाँ होगा, आपके इसी कार्बोक्सिल समूह में होगा। तो यह जो होगा कार्बोनिल कार्बन से जो भी बांड लगे होंगे सभी बांड 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो भी 120 होगा, और इसके बीच का जो एंगल होगा वह भी कैसा होगा, 120 डिग्री होगा। बात समझ में आई। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका कार्बोनिल समूह होता था, क्या होता था, कार्बोनिल समूह, ठीक है, वह भी अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता था, यह भी अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन यह उससे ज्यादा, किससे, कार्बोनिल समूह से ज्यादा अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज एक और है कि यह कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है। ठीक है, क्यों कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इसी अनुनादी संरचना के कारण। किस प्रकार से संरचना ये प्रदर्शित करता है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, किसके इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यह अपनी तरफ खींचता है। तो जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां अपनी तरफ खींचेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपका कार्बन, यहां से आपका ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात समझ में भी है। और साथ ही साथ ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, यह जो ऑक्सीजन है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, यह पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक, अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहां देखिए इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं कि नहीं,
भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 और 2 के साथ अगर ये बॉन्डिंग कर लिया, जिसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसका मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा लोन पेयर ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है। ठीक है, शिफ्ट करने का तात्पर्य यह है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से एक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहां आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था। ठीक है, और इस वाले ये कार्बन इस ऑक्सीजन से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अभी तक जुड़ा था, लेकिन जैसे इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराया, तुरंत यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये O बन जाएगा, यहां पर H आपका, और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही के साथ तो संयोग कर सकता है, लेकिन यहां 3 के साथ संयोग किया, इसलिए जो है इस प्रकार का एक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसी के कारण क्या होता है, आपका जो ये कार्बोक्सिल समूह होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल समूह जो होता है कम इलेक्ट्रॉन रागी होता है, किसकी तुलना में? कार्बोनिल समूह की तुलना में। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते इतनी चीजें अभी तक आप सभी को समझ में आई होंगी। अगला अब हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में हमारा है प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से। प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पिछले वाले में जब हम लोगों ने कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कार्बोनिल समूह किस प्रकार से बनता है। अभी हमने आपको बताया कार्बोक्सिल समूह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो किससे? प्राथमिक अल्कोहल ले लीजिए, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से, ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल और एल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है? क्या बनाना भैया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, यह सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक, तो यहां पर जैसे हमने एक एग्जांपल हम ले रहे हैं RCH2OH। RCH2OH यह कोई एक हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। इसको हम लोग KMnO4 के साथ, ठीक है, किसके साथ? KMnO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। KMnO4 क्या है आपका? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, तो जब KMnO4 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे और साथ ही साथ यहां पर हम H2O ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव ले लें। ठीक है, तो ये इनकी उपस्थिति मतलब अम्लीय माध्यम, कहने का तात्पर्य है अम्लीय माध्यम में यह जब क्रिया करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2COOH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? जब हम लोग प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से कराएंगे तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यह आपका हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया।
उत्पाद के रूप में। अभी आपने जो है क्या लिया था, ये आपका है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब आपके पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट, ठीक है, या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इन सब की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में कराई जाती है इनकी क्रिया प्राथमिक एल्कोहल से, तो ये हमें प्रदान करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या प्रदान करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज जैसा कि आप लोग रिएक्शन में देख ही रहे हैं किस प्रकार से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और दूसरे एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपका ये बनता है। ठीक है, चलिए एक एल्कोहल ले लेते हैं। अभी तक हमने एक जनरल लिया ना भैया, RCH2OH, R मतलब एल्किल समूह कोई भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिया गया, क्योंकि एनसीईआरटी बेस बुक होता है। ठीक है, चलिए जैसे आपका है एक कोई कंपाउंड CH3CH2 का होल 8, ठीक है, CH3CH2 का होल 8 CH2OH। अब इसमें काउंट करिए कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, 8 कार्बन, ये 8 1 9 हो गया, और 9 1 10 कार्बन पर जनक हाइड्रोकार्बन का नाम डेक। ठीक, और डेक में N-E प्लस आल, तो डेकेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेकेनाल है ये, IUPAC नाम क्या हो गया, डेकेनाल हो गया। तो जब डेकेनाल की क्रिया क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3, ठीक है, के साथ अम्लीय माध्यम में मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक, जब डेकेनाल की क्रिया पोटेशियम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा कि यह जो CH2OH है, यह कन्वर्ट हो जाएगा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में, और बाकी की जो इधर रिमेनिंग चीजें हैं वह सेम रहेंगी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा एल्कोहल होगा, एल्कोहल में जितना हमारा कार्बन रहता है उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान दे, मतलब कम नहीं हो रहा है। चाहे यहां देख लीजिए RCH2 मतलब एक कार्बन था, एक R था, एल्किल ग्रुप था, यहाँ पे एक R, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर अब देखिए आपके पूरे 10 कार्बन है, इसलिए आपने डेकेनाल लिखा। अब देखिए इसका जो बनेगा, इसका जो कार्बोक्सिलिक समूह बनेगा CH3CH2 का होल 8, ठीक है, और COOH बन गया। अच्छा, अब यह आपका बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा, डेकेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, डेकेनोइक अम्ल या डेकेनोइक एसिड होगा। कैसे, आप सभी लोगों को पता है, डेकेनोइक अम्ल या डेकेनोइक एसिड, क्योंकि हम लोग जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक, तो जैसे 10 है भाई, एक ये 8 ये 9 हो गया, और एक ये 10 है, तो इसका मतलब डेकेन हो गया, डेकेन माइनस E प्लस ओइक एसिड, तो हो गया क्या, डेकेनोइक एसिड या डेकेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से डेकेनाल से डेकेनोइक एसिड प्राप्त हो जा रहा है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की क्रिया के द्वारा। बात समझ में आई। अच्छा, ये तो हो गया आपका एल्कोहल वाला पार्ट। अब दूसरा आपका है एल्डिहाइड वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एल्डिहाइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड से हम लोग किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति करते हैं। तो भैया एल्डिहाइड से किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, यह शायद पिछले वीडियो में आपको हमने बताया, 2 ही वीडियो पहले बताया है, अगर आपको याद आ रहा हो।
पूछेंगे आप लोग कैसे, जब हम रासायनिक क्रियाएं पढ़ा रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक तीसरी हेडिंग बताई थी, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया बताई थी ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में हमने बताया था कि एल्डिहाइड जो होते हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे जो आपके स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यह चीज हमने आप लोगों को बता रखा है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अभी 2 ही वीडियो पहले बताया है। वैसे तो मुझे यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि मैं कार्बोक्सिल एक बार जो है एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि आपको बताऊं, क्योंकि पिछले वीडियो में ही अभी मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। फिर भी लेकिन मैं एक बार आपको ये सारी चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। तो किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है, चलिए। प्राथमिक एल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड से अब आपको कराना है, मतलब एल्डिहाइड का मतलब क्या, RCHO। अब यह क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एक एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड की क्रिया जब पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसको क्या कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीडाइज कराया जाएगा तो ये हमारा बना लेगा RCOOH बना लेगा। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। बात समझ में आई भी है? तो यह अभिक्रिया अगर आप याद कर रहे हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको ये चीजें डिस्कस करके बताया था रासायनिक अभिक्रिया में। किसकी रासायनिक अभिक्रिया में, एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रिया में। तो किस प्रकार से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर ले रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, सिर्फ ऑक्सीकृत हो जाता है। जो हमारा एल्डिहाइड होता है वह ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपका पहला पार्ट खत्म होता है, प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, यह चीज खत्म होता है। अब आता है आपका एल्किल बेंजीन से, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा एल्किल बेंजीन से। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से एल्किल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधि एल्किल बेंजीन से, ठीक है। तो एल्किल बेंजीन में क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्किल बेंजीन के क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के प्रबल ऑक्सीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वह एल्किल बेंजीन से, एल्किल में मतलब वो भी एरोमेटिक एल्किल समूह से क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के प्रबल ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो आपका एरोमेटिक बेंजीन होगा, मतलब कहने का तात्पर्य जो भी एल्किल बेंजीन होगा उसमें चाहे जो आपका लेटरल चेन लगी रहे, कोई भी लेटरल चेन लगी रहे, वह पूरा का पूरा किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। मतलब साइड चेन चाहे जितनी लंबी रहे वह कंप्लीट ऑक्सीकृत किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, लेकिन जो आपका तृतीयक एल्किल समूह होता है वह ऑक्सीकृत नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपका यह रिएक्शन चलता है। तो जैसे अभी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एल्किल बेंजीन की, तो एल्किल बेंजीन में आप ले लीजिए, ये कोई एक एल्किल बेंजीन ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा मेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजीन, ठीक है। मेथिल बेंजीन हो गया। अब इस मेथिल बेंजीन की क्रिया क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट से आप करा रहे हैं, ठीक है। क्षारीय माध्यम में किससे करा रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से करा रहे हैं। अब क्या होगा, जो हमारा एल्किल बेंजीन है
अभी हमने बताया कि जो एल्किल बेंजीन है या मेथिल बेंजीन है, इसका ये चाहे जो लेटरल चेन लगी रहे, सबका सब पूरा का पूरा ऑक्सीकृत किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब जो हमारा मेथिल बेंजीन था वह ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, मेथिल बेंजीन का जो आपका मेथिल समूह था वह का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOK में। ठीक है, COOK में ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां पर क्या होता है, जब COOK में ऑक्सीडाइज हो गया तो इसकी क्रिया हम H3O पॉजिटिव या अम्लीय माध्यम में, ठीक है, कराते हैं। ठीक, जब इसकी क्रिया हम अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन, भाई H3O पॉजिटिव को आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं H2O प्लस H+, इसका मतलब यही H+ जाकर के यहां से रिएक्शन कर लेता है और K को यहां से रिप्लेस कर देता है, तो जो आपको कंपाउंड प्राप्त होता है वह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से COOH प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई? तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से आपका मेथिल बेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन अम्लीय माध्यम में क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया किया और एक कंपाउंड बनाया, एक यौगिक बनाया जो फर्दर जो है अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है H+ आयन से, और जब क्रिया करेगा तो बना लेगा क्या, आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बना लेगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी एल्डिहाइड आपको इसके पहले हमने पढ़ाया था तो वही बार बार निकल रहा है, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि एल्किल बेंजीन से किस प्रकार से आपने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर लिया। इसे आप लोग बोलते हैं क्या, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर आप कोई एक और रिएक्शन देखना चाहें तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे वहां पे हम लोगों ने साइड चेन छोटी लिया था, ठीक है, तो अब एक साइड चेन बड़ा ले लेते हैं, एक साइड चेन बड़ा ले लेते हैं। आइए देखते हैं, एक बड़ा साइड चेन ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये कोई आपका बेंजीन समूह है, इससे कोई जुड़ा हुआ है CH2 CH3। अब तो साइड चेन बड़ी हो गई, और साइड चेन बड़ी ही क्यों हो गई, 1 2 3 कार्बन की साइड चेन होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल बेंजीन। क्या हो जाएगा, प्रोपिल बेंजीन। इसको बताने का तात्पर्य बस इतना सा है कि हमने यहां लिखा पूरी पार्श्व श्रृंखला जितने भी कार्बन की होगी, चाहे जितनी लंबाई की होगी, वह ऑक्सीकृत किसमें हो जाती है, कार्बोक्सिल समूह में, कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो वही ऑक्सीकृत करके हमें दिखाना है। तो अब इसकी क्रिया फिर एक बार वही क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है, जब कराएंगे तो फिर क्या होगा, हमें एक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह का एक लवण प्राप्त होगा। तो यहां पर आपका जो हो जाएगा COOK हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो है हम हाइड्रोनियम आयन से या अम्लीय माध्यम में क्रिया कराते हैं, H3O पॉजिटिव से क्रिया कराएंगे। अब क्या होगा, यहां पर हमें फिर से एक बार जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे आप लोग क्या नाम देते हैं, बेंजोइक अम्ल का या बेंजोइक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो यह क्रिया भी एक बार आपने फिर से देख ली कि एल्किल बेंजीन से किस प्रकार से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब अगला हमारा है नाइट्राइल और एमाइड से। कार्बोक्सिलिक अम्ल किससे बनाएंगे, अब हम लोग नाइट्राइल और एमाइड से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए भैया, अगली आपका
कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधि है नाइट्राइल और एमाइड से। ठीक है, तो इसमें H+ और OH- किस प्रकार से लिया जाता है, जैसे उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। H+ और OH- आयन को किस प्रकार से लिया है, उत्प्रेरक के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड में कन्वर्ट होता है और फिर अम्ल में जल अपघटित हो जाता है। बात समझ में आई? तो जो आपका नाइट्राइल होगा वह पहले एमाइड में कन्वर्ट होगा और एमाइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल अपघटित या अम्ल में जल अपघटित हो जाता है। बात समझ में आई? इस क्रिया को एमाइड पर रोकने के लिए, जो एमाइड स्टेप है उस पर रोकने के लिए मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। मतलब अगर आपको इस कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं चाहिए, एमाइड पर ही रिएक्शन को रोकना है, तो मृदु अभिक्रिया परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी जिससे यह जो है सिर्फ एमाइड पर ही रिएक्शन जाकर के रुक जाएगी। ठीक है, तो यह आपका एल्किल नाइट्राइल है। ठीक, एल्किल नाइट्राइल CN को बोलते हैं, जब CN लिखा रहेगा तो इसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब एल्किल नाइट्राइल है। एल्किल नाइट्राइल को जैसा कि पहले ही मैंने बता रखा है कि या तो H+ आयन या तो OH- आयन क्या कहते हैं उसको, उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है, तो इसी में आपकी रिएक्शन इनिशिएट होती है। तो यह क्या कर रहे हैं, एल्किल नाइट्राइल लिया हमने, H+ OH दोनों में से कोई एक जो है उत्प्रेरक रखेंगे, जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, यहां पर हमने बताया था कि एमाइड बनाता है। ठीक है, तो जो हमारा नाइट्राइल होगा वह बनाएगा क्या, एमाइड बनाएगा। एमाइड जो बनेगा फिर से जल अपघटित होगा, जब जल अपघटित होगा तो फिर बनाएगा क्या, आपका अम्ल बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल कब प्राप्त हो रहा है, जब एल्किल नाइट्राइल को क्रिया हम लोग चाहे H+ चाहे OH- उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो यह एमाइड में कन्वर्ट हो रहा है और इसको फिर से जल अपघटित कराया गया तो ये किस में चला गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। यह तो हो गया आपके नाइट्राइल वाला पार्ट। अब आपका है एमाइड से, तो यह हमारा कोई एक एमाइड है CH3CONH2। ठीक है, यह क्या है, हमारा एमाइड है। जब एमाइड ये कौन सा है, एथेनामाइड है। क्या है, एथेनामाइड है। ठीक है, ये आपका कौन सा एमाइड है, एथेनामाइड, नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, एथेनामाइड को जब हम लोगों ने इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया तो क्या बनाया हमारा, CH3COOH। तो यह क्या आपका है, यह भी तो आपका जो है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तो है और एक दो कार्बन पर एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एथेन से एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कब, जब हम लोग एथेनामाइड को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित करते हैं तो हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ अमोनिया मिल जाती है। इसी प्रकार से जब हमारा एरोमेटिक एमाइड होगा वह क्रिया करेगा तो ये हमारा क्या है, बेंजेएमाइड। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरोमेटिक एमाइड हो गया। इस एरोमेटिक एमाइड को जब हम लोग जल अपघटित कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिसे आप लोग बेंजोइक अम्ल बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में COOH समूह आकर के जुड़ गया और यहाँ पर हमें अमोनिया फिर से मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा नाइट्राइल और एमाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, चलिए भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगली क्रिया है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, RMgX होता है। यह RMgX जब आपका किसके साथ, शुष्क बर्फ का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसे हम लोग CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो जब हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX शुष्क बर्फ के साथ क्रिया करता है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बनाता है
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का लवण, ठीक है, और यह फिर से जो है हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक बार आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक शुष्क बर्फ के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो ग्रिग्नार्ड का लवण बनाएगा, और ग्रिग्नार्ड का लवण फिर से हाइड्रोनियम आयन के साथ जब क्रिया करेगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने की विधि। अगला आपका है एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने की विधि। तो इसमें आपका जो एसिल हैलाइड होता है दो प्रकार से रिएक्शन करता है। एक तो सीधे सीधे जल के साथ रिएक्शन करके आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोराइड आयन दे देता है। दूसरा क्या करता है, यह H प्लस और क्षारीय माध्यम में जल के साथ क्रिया करता है और RCOO नेगेटिव आयन देता है, प्लस में आपका क्लोराइड आयन देता है, जो फिर से जो है हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब हो गया H3O पॉजिटिव को आप लोग लिख सकते हैं H प्लस प्लस H2O, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन के H प्लस वाले पार्ट से यह RCOO नेगेटिव क्रिया करेगा और बना लेगा क्या, आपका ये RCOOH, जिसे आप लोग एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल एक बार फिर से आपको प्राप्त हो जा रहा है, ठीक। अब अगले स्टेप में आपका एनहाइड्राइड वाला देखना है। तो एनहाइड्राइड यहां पर एक लिया गया है बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या लिया गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया गया है। इसकी क्रिया जल के साथ कराएंगे तो यहां पर हमें 2 मोल प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल। क्यों 2 मोल, क्योंकि यहां पर बेंजोइक एनहाइड्राइड, यहां देखिए C2C6H5CO का होल ट्वाइस किया गया है ना, इसीलिए यहां पर 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड की क्रिया जब हम लोग जल के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अगला आपका है बेंजोइक एथेनाइक एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया जब हम जल अपघटन कराते हैं तो फिर से हमें प्राप्त होता है बेंजोइक अम्ल C6H5COH को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ा भी है। तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, साथ ही साथ एस्टिक एसिड जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, तो यह प्राप्त होता है। देखिए बेंजोइक एथेनाइक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है C6H5COO COCH3, ठीक है। तो इससे क्या आपको प्राप्त हुआ, बेंजोइक अम्ल और एस्टिक एसिड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन आपकी एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड वाली कंप्लीट होती है। अब आपका एक बचता है एस्टर से, लास्ट वाला एस्टर से। तो आइए देखते हैं एस्टर से की रिएक्शन किस प्रकार से चलती है। तो अगला और लास्ट आपका छठा पार्ट है एस्टर से अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो एस्टर के जल अपघटन से सीधे सीधे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक तो आपका एस्टर के जल अपघटन से सीधे सीधे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। दूसरा आपका है कि क्षारीय माध्यम में, ठीक है, क्षारीय माध्यम में जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलेट का फिर से जो है हम अम्लन कराते हैं तो अम्लन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमने पहले बताया कि एक तो आपका एस्टर से का जल अपघटन कराने पर सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका एथिल बेंजोएट लगा हुआ है। एथिल बेंजोएट की क्रिया जब हम H3O से कराते हैं, इसका मतलब जल अपघटन कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग C6H5 पिछले ही अभी उसमें रिएक्शन में हमने लिखा था इस प्रकार से C6H5COOH, इसे आप लोग बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक। एक तो यह हो गई। दूसरा आपका है कि आप जो भी आपका एस्टर है तो यह है आपका एथिल ब्यूटेनोएट, ठीक है, CH3CH2CH2COO C2H5, ठीक है, इसे आप लोग बोलते हैं एथिल ब्यूटेनोएट। तो एथिल ब्यूटेनोएट को जब हम क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे NaOH के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, CH3CH2CH2COO तो अब फिर यहाँ साथ ही साथ आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जा रहा है। तो यह कार्बोक्सिलेट जो है, इस कार्बोक्सिलेट का फिर से हम क्या कराते हैं, अम्लन कराते हैं। जब हम इसका फिर से अम्लन कराएंगे तो हमें ब्यूटेनाइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब हम इसका
कार्बोक्सिलेट का अम्लन करा रहे हैं तो हमें ब्यूटेनाइक अम्ल प्राप्त हो जा रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जा रहा है। बात समझ में भी है। तो इस प्रकार से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण की सारी विधियां हो गई हैं। अब आपका बचता है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो वहां पे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके रासायनिक गुण को भी पढ़ करके समाप्त कर देंगे। तो यह चैप्टर आपका एक लेक्चर एक सेशन का और बचा हुआ है, इसके बाद यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा एमीन, जिसको हम इसी महीने के लास्ट तक खत्म कर देंगे, मतलब वो चैप्टर आपका एमीन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बचता आपका बायोमॉलिक्यूल जैव अणु, वह किसी एक दिन एक ही लेक्चर का वो बनेगा, वहां से सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना है, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर में, और वह चैप्टर किसी एक दिन एक ही सेशन में समाप्त कर लेंगे। अर्थात इस महीने के लास्ट तक, इस महीने के समाप्त होते होते आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मूव करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप लोग शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।